हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो क्लास 12 की है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है। तो चैप्टर का नाम है कोल्ड वॉर एरा। हमने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था कि जैसे जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो उसके बाद दो कैंप बन गए थे। एक कैंप था जो कम्युनिस्ट यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा था, और दूसरा कैंप था जो कैपिटलिस्ट यूएसए को सपोर्ट कर रहा था। और इन दोनों में कोई भी हाई एस्केलेटेड वॉर नहीं हुआ यूएसए और यूएसएसआर में। ठीक है। पर इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर हुआ। कोल्ड वॉर मतलब ये एक दूसरे की पॉलिसीज को इंटरव्यू करने लगे, दूसरे देशों में अपना सपोर्ट पाने लगे। लाइक यूएसएसआर को थोड़ा इंडिया को सपोर्ट मिला, जबकि पाकिस्तान को यूएसए का सपोर्ट मिला, इस तरीके से। तो हम इस तरह पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ। साथ में हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे जो 1961 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसके बाद जो दुनिया सबसे नजदीक आई थी न्यूक्लियर अटैक के, वो इसी टाइम आई थी। इसमें क्या हुआ था, जो क्यूबा था जो एक आइलैंड कंट्री है नियर यूएसए, इट वॉज रूल्ड बाय फिडेल कैस्ट्रो हु वॉज कम्युनिस्ट लीडर। तो यूएसएस को हटाना चाह रहा था, तो यूएसएसआर को ये डर था। तो इस कारण यूएसएसआर के जो लीडर थे निकिता क्रुश्चेव, इन्होंने डिसाइड किया कि वो क्यूबा में रशियन बेस बनाएंगे, और वहां पे न्यूक्लियर मिसाइल उन्होंने प्लेस करी। और वो यूएसए पहली बार, जैसे आप इस मैप से देख सकते हो, यूएसए पहली बार न्यूक्लियर मिसाइल की रेंज में आया था इतनी नजदीक से। तो इस कारण जो यूएसए था वो डर गया। तो जो कैनेडी थे उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने सोचा कि हम इसका विद्रोह करें। पर वो कुछ हॉट वॉर यानी कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के मूड में नहीं थे, क्योंकि हो सकता था इसके बाद वर्ल्ड वॉर हो सकता था, या फिर द लाइफ बहुत ज्यादा दिक्कत होती। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, कैनेडी ने अमेरिकन वॉरशिप का ऑर्डर किया कि किसी भी सोवियत शिप को क्यूबा आने में इंटरसेप्ट करें। तो इस जो क्राइसिस को बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और बाद में बातचीत के दौरान ये सब बंद हुआ और सोवियत शिप स्लो डाउन हुई। ठीक है। तो जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, ये कोल्ड वॉर का सबसे हाई पॉइंट था। ठीक है। ये सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में कन्फ्रंटेशन था, पर ये इट नेवर एस्केलेटेड इनटू हॉट वॉर या फिर डायरेक्ट वॉर। पर इसके कारण कई वॉर हुए वेरियस रीजन में, जिसके अंदर दोनों पावर एक दूसरे को अपने एलिज को सपोर्ट कर रहे थे। लाइक कोरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, या फिर वियतनाम। ठीक है। अब जो कोल्ड वॉर था, इट वाज नॉट अ मैटर ऑफ पावर राइवलरीज, मिलिट्री अलायंसेस, बैलेंस ऑफ पावर। असल में यहाँ पे आइडियोलॉजिक कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है। कम्युनिस्ट सपोर्ट करता था, और यूएसए जो कैपिटलिस्ट सपोर्ट करता था। इस तरह जो आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा था एक प्रकार से। ठीक है। अब क्या था कोल्ड वॉर। अब 1945 में क्या हुआ, जो एलिट फोर्सेस थी जिसके अंदर यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब थे, इन्होंने एक्सिस पावर को हराया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खत्म कैसे हुआ था कि जब यूएसए ने न्यूक्लियर बम ड्रॉप किए थे जापान में, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। अब इसके अंदर वॉर में लाखों लोग मारे गए थे, और ये अब तक का सबसे ज्यादा एस्केलेटेड वॉर था। प्लस जो इसके अंदर डेथ ऑफ सिविलियंस थी बहुत ज्यादा थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो, उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गया। इसका रीजन क्या था, जब यूएसए ने एटॉमिक बम गिरा है जापान पे, तो क्रिटिक्स का कहना था कि यूएसए को दूसरा बम गिराना नेसेसरी नहीं था, क्योंकि जापान पहले ही सरेंडर करने वाला था। और यूएसए ने के लिए इसलिए किया ताकि सोवियत यूनियन, जो खुद एक पावर बन चुका था, उसको बता सके कि बाप कौन है। ठीक है। दिक्कत ये थी। तो इस कारण ये वॉर हुआ था। तो जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद दो पावर बनी। एक थी यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा था सोवियत यूनियन। ठीक है। पर ये भी चीज मालूम पड़ गई थी कि जो एटम बम था, अगर इसका डिस्ट्रक्शन जो इतना ज्यादा है कि किसी भी कंट्री के लिए बियर करना मुश्किल है। ठीक है। जैसे अगर एक कंट्री जीत भी रही है और दूसरी कंट्री एक एटम बम गिर गया, तो जो जीती वाली कंट्री वो भी हार जाएगी। इसलिए वो कोई फुल फ्लेज वॉर होगा तो वो कोई भी पॉलिटिकल गेंस नहीं आएगा, और डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटीज होगी दोनों तरफ से। इसलिए न्यूक्लियर वॉर या फिर डायरेक्ट वॉर इन दोनों कंट्री में अवॉइड किया जाने लग गया। ठीक है। और इस चीज को बोलते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। मतलब कि जो बोथ साइड से वो इतनी ज्यादा हार्म होगी कि किसी भी साइड को विनर डिक्लेयर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए दोनों साइड ने न्यूक्लियर वेपन को यूज करना मुश्किल बंद कर दिया। इसको बोलते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। ठीक है। और जो मेन मिलिट्री फीचर्स था कोल्ड वॉर का, हम ये पढ़ेंगे। जो टू सुपर पावर्स थी, इनकी कंट्री, इन्होंने राइवल ब्लॉक्स बना दिए थे। ठीक है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रैशनल और रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स रहेंगे, यानी फोकट में एक दूसरे पर अटैक नहीं कर देंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि भाई यूएसए का मूड हुआ तो बम फेंक दे। अब इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स।
अब जो आपने देखा कि ट्रू सुपर पावर्स आने लगी, अब पूरे वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज एक को सपोर्ट करने लगी और दूसरी कंट्री दूसरे को सपोर्ट करने लगी। इस कारण पावर ब्लॉक या फिर अलायंस बनना शुरू हो गए, और जो स्मॉलर स्टेट्स थे वो अलायंस में इसलिए जुड़ने लगे ताकि उनको अपनी प्रोटेक्शन या फिर वेपन या फिर इकोनॉमिक एड मिलने के चांसेस ज्यादा हो। तो पूरी वर्ल्ड टू कैंप्स में डिवाइड हो गई। जो वेस्टर्न यूरोप में जितनी कंट्रीज थी यूएस के साथ हो गई, और जो ईस्टर्न यूरोप में कंट्रीज थी वो यूएसएसआर के साथ हो गई। ये मैप देख सकते हो, येलो जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए है, यूएसए के साथ, और जो रेड ये है ईस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, तो वेस्टर्न कंट्रीज इनको नाटो बोलने लगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 अप्रैल में बनी थी। ठीक है, उस समय 12 स्टेट्स थे और ये डिक्लेयर किया गया कि किसी भी स्टेट पर अटैक होगा या यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जो भी कंट्री है नाटो में, तो ऐसा रिगार्ड किया जाएगा कि सब पे अटैक हुआ, इसलिए सब साथ में मिलकर होगा। जो ईस्टर्न अलायंस थी उसको बोलते वार्सो पैक्ट, ये 1955 में बना था। जो इंटरनेशनल अलायंस थे ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा, ये असल में सुपर पावर और कैलकुलेशन और स्मॉलर स्टेट्स के रिक्वायरमेंट की सबसे डिसाइड की जाती थी, और यूरोप जो उसका मेन एरिया बन गया। जैसे सोवियत इंटरवेंशन ईस्ट यूरोप में एक एग्जांपल है। सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न यूरोप में है वो, तो उसको वहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, उसकी आर्मीज बहुत बड़ी थी, और जितनी कंट्रीज थे ईस्टर्न यूरोप में वो इसके इन्फ्लुएंस में रहना चाहती थी। ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया जो था, इसके ना यूनाइटेड स्टेट्स ने एक अलायंस सिस्टम बिल्ड किया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सियाटो एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो। पाकिस्तान ने सेंटो ज्वाइन किया था, और सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना ने ऐसी अपनी नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, इराक के साथ में क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करी। लाइक अभी सीरिया में देखोगे, सीरिया को रशिया का पूरा सपोर्ट हासिल है, और जबकि सीरिया के रेबेल है उनको यूएसए का सपोर्ट हासिल है। इस तरह कोल्ड वॉर ने जो वर्ल्ड था उसको दो अलायंस में डिवाइड कर दिया। पर जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी जिन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस से अभी अभी आजादी प्राप्त की थी आफ्टर 1945 वर्ल्ड वॉर 2, तो उनको फॉर्मल इंडिपेंडेंस गेन करने में उनको डर था कि वो हाथस को खो देंगे, क्योंकि किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे तो वो एक प्रकार से यूएसए या फिर यूएसएसआर के कंट्रोल में आ जाएंगे इनडायरेक्टली। इसलिए एक नया मूवमेंट बना, नॉन अलाइन मूवमेंट। ये असल में उन कंट्रीज में था जो इन दोनों में से इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे। ठीक है, अब जो स्मॉलर स्टेट्स था उनको क्यों जरूरत थी सुपर पावर की, तो हम सिंपल है कि भाई उनके जो सुपर पावर्स उनके न्यूक्लियर वेपन्स है, रेगुलर आर्मी है, तो स्मॉलर स्टेट्स को फायदा होगा। पर स्मॉलर स्टेट्स को भी फायदा होता था, सुपर पावर्स को फायदा देते थे वो। लाइक इनके पास वाइटल रिसोर्सेस है, लाइक ऑयल, इनको टेरिटरी मिल जाती थी सुपर पावर्स को अपने लॉन्च करने के लिए वेपन्स वगैरह। ठीक है, वो स्पाई कर सकते थे, इकोनॉमिक सपोर्ट उनको मिल सकता था। साथ में आइडियोलॉजिकल रीजन भी था, क्योंकि सुपर पावर चाहता था कि उनका जो आइडियोलॉजी पूरा वर्ल्ड फॉलो करे। अब एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर जैसे में काफी शूटिंग वॉर्स हुए थे, लाइक बर्लिन में, कोरिया में, कोंगो में। पर ये जो फाइनल जो वॉर था ये असल में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में नहीं हुआ, क्योंकि अगर डायरेक्ट वॉर इन दोनों कंट्रीज के बीच में होता तो हो सकता था कि ये दोनों कंट्रीज या फिर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता। ठीक है, काफी लोग की जान गई थी कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान में। ठीक है, इसके कारण ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप हुआ था, काफी डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन शुरू किया गया था इस तरीके से। इनमें से नॉन अलाइन कंट्री से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जो जवाहरलाल नेहरू की बहुत इंपॉर्टेंट देन थी। इसके अंदर इन लोगों ने ये कोशिश की थी कि जो दो कैंप है, वो जो नई कंट्रीज हैं दो कैंप में इन्वॉल्व ना हो, और साथ में इन लोगों ने कोरिया की मिशन मीडिएटिंग करवाया था, और साथ में कॉन्गो क्राइसिस में यूएन सिक्योरिटी जनरल ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इस तरह ये रिलेशन हो गया था सुपर पावर पार्ट से कि वॉर का मतलब ये होगा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग, इसलिए हमें रिस्ट्रेंट और रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम करना चाहिए। कोल्ड वॉर के बाद जो राइवलरीज थी वो एलिमिनेट नहीं हुई थी दो अलायंस के बीच में, तो म्यूचुअल सस्पेशन तो बन ही गया था, इसलिए उनको डर था कि कभी वॉर हो सकता है। इसी कारण जो दोनों ब्लॉक्स हैं इन लोगों ने आर्म स्टोर करना शुरू कर दिए, और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल्स वगैरह या फिर टेक्नोलॉजी बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, एक ही दोनों साइड को ऐसा डर था कि वॉर हो सकता है इतने रिस्ट्रेंट के बाद भी, क्योंकि किसी कोई मिसकैलकुलेशन हो जाए, मान लो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या फिर कई बार ऐसा हुआ था कि एक मिसाइल लॉन्च कर दी जाए या फिर कुछ उड़ता हुआ आ रहा है उसको हम गलत चीज में इंटरप्रेट कर लें तो वॉर में बदल सकता है। ये एक बहुत ही फनी पिक्चर है। इसके अंदर जैसे यूएसएसआर और चाइना को साथ में बताया गया है, ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी सोशलिस्ट फॉलो करती हैं, और पीछे से ये यूएसए है, ये चाइना को अपने कंट्रोल में उसमें ले रहा है इस तरीके से। ठीक है,
तो यूएसएसआर जो थे इन्होंने काफी दोनों एक दूसरे कोलैबोरेट किया और कोशिश किया कि न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। इसलिए उन्होंने आर्म कंट्रोल करना शुरू करा। उसके बाद 1960 के बाद 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट साइन हुए: लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ठीक है। अब चैलेंज टू बाइपोलरिटी मतलब अब असल में जो ये वर्ल्ड थी दो पोलर में बट गई थी, एक यूएसएसआर एक यूएसए। तो उसके बाद एक नाम आया नॉन अलाइन मूवमेंट। असल में इन लोगों का काम ये था कि ये असल में शुरुआत बनी थी 3 लीडर्स की फ्रेंडशिप से, जो थे जोसेफ ब्रोज ऑफ यूगोस्लावा, इंडिया जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के लीडर थे गमाल अब्दुल नासिर। इसके बाद इंडोनेशिया के सुकार्नो घाना के क्वामे नुक्रुमा भी साथ में आ गए। इन लोगों ने एनएम बनाया जिनका काम था कि किसी भी पावर ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं होना, ठीक है। तो इन लोगों के बीच में पैक्ट साइन हुआ जिसके अंदर 5 कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन बना, कोल्ड वॉर के टेंशन को कम करना और जो अफ्रीकन कंट्रीज थी जो अभी भी डीकोलोनाइज हुई थी उनको अपने अंडर कंट्रोल में लेना, यानी इस तरह करना कि वो किसी पावर ब्लॉक ज्वाइन नहीं करे। फर्स्ट समिट अटेंड की गई थी 25 मेंबर के द्वारा, ठीक है, ये हुआ था। अब जो नॉन एलिमेंट मूवमेंट ग्रू होने लग गया था तो काफी कंट्रीज जिनके अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम थे इंटरेस्ट से इनको ज्वाइन करने लगी। तो ये होमोजीनियस नहीं था, लाइक जो हमारे 2 पावर ब्लॉक्स थे नाटो और वार्सो पैक्ट, ये असल में होमोजीनियस थे कि कैपिटलिस्ट या कम्युनिस्ट ज्वाइन करते थे, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। पॉलिसी ये थी कि हम आइसोलेशन में नहीं रहेंगे, न्यूट्रलिटी में नहीं रहेंगे, जबकि हम इंटरफेयर करेंगे बकायदा ताकि ये जो कोल्ड वॉर है ये हॉट वॉर में तब्दील ना हो, ठीक है। इन लोगों का काम था कि मेडिएटिंग करना रोल्स ऑफ राइवलरी में, साथ में जो नई पावर लिबरेट हो रही हैं इनको बड़ी पावर्स की कंट्रोल से हटाना, ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रलिटी नहीं है, नॉन अलाइनमेंट का मतलब है इन्वॉल्विंग विदाउट टेकिंग साइड ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, ठीक है। अब फिर इन लोगों ने मिलके न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया। अब क्या हुआ था कि जो नई कंट्रीज आजाद हुई थी इनमें से काफी कंट्री लिस्ट डेवलप कंट्रीज थी, यानी इनका डेवलपिंग रेट एकदम 0 था। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी था इन कंट्रीज के लिए, तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया गया। इसके अंदर यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो था इन्होंने 1972 में रिपोर्ट लिखी थी। इसके अंदर ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में थोड़े बदलाव किए गए ताकि जिसमें से खास थे कि एलटीसी को अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे पूरा कंट्रोल दिया गया, वेस्टर्न मार्केट में उनको एक्सेस दी गई, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज जो थी उसको कम किया गया ताकि उनको आराम से मिल सके, साथ में उनको इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में ग्रेटर रोल प्रोवाइड किया गया, ठीक है। अब इस तरह जो नॉन अलाइनमेंट जो था ये असल में इकोनॉमिक इश्यूज से भी बदलना शुरू हो गया। 1961 में फर्स्ट समिट हुई थी बेलग्रेड में, जिसके अंदर इकोनॉमिक इशू बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, जबकि मिड 1970 में इकोनॉमिक इशू काफी इंपॉर्टेंट हो गए थे, ठीक है। एनओएम बहुत इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप था जिन्होंने जो यूएन को थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा था कि वो इनके लिए भी सोचे, पर 1980 के बाद एनआईओ का जो इनिशिएटिव हो गया वो फेड होने लग गया था, ठीक है, ताकि क्योंकि इनका डेवलप कंट्री से काफी इनका पोजीशन था और साथ में नॉन अलाइनमेंट में काफी ऐसी कंट्रीज थोड़ी पावरफुल बन चुकी थी। इंडिया एंड कोल्ड वॉर, इंडिया ने कोल्ड वॉर के 2 फोल्ड स्टेप में रिस्पॉन्स दिया। फर्स्ट, ये दोनों अलायंस से दूर रही। दूसरा, इन्होंने जो नई डीकोलोनाइज कंट्रीज थी इनको अपना अलायंस में बनाने का बात की। इंडिया पॉलिसी जो थी वो नेगेटिव भी नहीं थी, पैसिव भी नहीं थी। जो हमारी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी ये फ्लिंग अवे वाली नहीं थी, हमने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, ठीक है, ताकि हम जो अलायंस का डिफरेंसेस को कम कर सकें। इंडियन डिप्लोमेसी लीडर जो थे ये कम्युनिकेट करते थे कोल्ड वॉर के बीच में ताकि इसको मीडिएट कर सके। आज भी देखा जाए तो इंडिया की यूएसए और यूएसए रशिया दोनों से बहुत अच्छी दोस्ती है और कोशिश करता है कि हम दोनों को साथ में ला सकें, ठीक है। और हमने रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एक्टिवेट करना शुरू किया जो यूएसए यूएसएसआर के द्वारा लीड नहीं किया जाता था। जो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट है इसको इंडिया का इंटरेस्ट भी सर्व करता था, लाइक इसने इंडिया को अनुमति दी कि हम इंटरनेशनल डिसीजन ले सकें और इंडिया जो था वो हम सुपर पावर को बैलेंस कर सकता था। लाइक अगर हम यूएसएसआर से इग्नोर करने लगे तो हम यूएसए के पास जा सकते थे और अगर यूएसए नौटंकी करने लगे तो यूएसएसआर के साथ जा सकते थे, ठीक है। पर हमें बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लाइक हमें अनप्रिंसिपल कहा गया कि हमें कहा गया कि आप फर्म स्टैंड नहीं लेते, साथ में हमें इनकंसिस्टेंट और कॉन्ट्रडिक्टरी पोस्चर्स कहा गया, जो क्योंकि इंडिया ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी यूएसएसआर के, जिसके कारण वर्चुअली हमने सोवियत यूनियन को ज्वाइन कर लिया था, पर असल में ऐसा नहीं है, ठीक है।
जो नॉन अलाइनमेंट है इसने कुछ कोर वैल्यूज से इंडिया से जो काफी अच्छे ज्वाइन किए गए। ठीक है, हमारा इंपॉर्टेंट रोल ये था एनएम में कि हमने ये किया कि जो पुअर और स्मॉल कंट्रीज हैं जो हम उनको अनुमति दी या फिर उनको एक ऑप्शन दिया कि वो एक इंडिपेंडेंट रूल कर सकते हैं, वो बिग पावर के कंट्रोल में नहीं आ सकते। जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्म कंट्रोल ट्रीटी की गई थी, एलटीबीटी, एमपीटी, सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2। इसमें इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट थे, यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ये इन लोगों में ट्रीटी साइन हुई थी कि ये अपना न्यूक्लियर वेपन बाकी किसी स्टेट में प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, देंगे नहीं। तो इंडिया ने मना कर दिया था कि ये गलत ट्रीटी है, क्योंकि इसके कारण के इन 5 कंट्री को मौका मिलता है अपना वेपन बनाने का, बाकियों को नहीं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी दिक्कत तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।